एवरीवन, वेलकम टू पवन वाग एकेडमी। दिस साइड अंकिता। और आज की क्लास में फाइनली गाइस स्टार्ट करेंगे आपका लास्ट वाला चैप्टर, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 16 केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, स्टैंडर्ड 11th महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का। तो यस गाइस, टुडे इज द लास्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि है आपका चैप्टर नंबर 16 केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। मतलब आप ये टोटल 11th स्टैंडर्ड में टोटल 16 चैप्टर्स है ना। और उन 16 चैप्टर्स में से ऑलरेडी वी कंप्लीटेड चैप्टर 15 चैप्टर्स हमारे पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। एंड नाउ वी आर स्विचिंग टू चैप्टर नंबर 16, जिसका नाम है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। ये जो चैप्टर है ये काफ़ी मस्त चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही बढ़िया लगेगा आपको, क्योंकि जैसे कि इसका नाम ही है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। तो नाम से भाई आपको ये समझ में आता है कि इसके अंदर जो भी केमिस्ट्री हम लोग पढ़ने वाले वो हमारे नॉर्मल लाइफ से, वो हमारे रेगुलर लाइफ से अटैच है, वो हमारे रेगुलर लाइफ से जुड़ी है। तो जितनी भी चीज़ें आप इसके अंदर पढ़ेंगे आपको ऐसा लगेगा अच्छा ये ऐसा होता है। जैसे आप लोग टूथपेस्ट यूज़ करते हो, आपको नहीं पता उसका मैकेनिज्म क्या है। आप लोग साबुन यूज़ करते हो, सोप यूज़ करते हो, आपको नहीं पता उसका मैकेनिज्म क्या है। आप लोग डिटर्जेंट यूज़ करते हो, आपको नहीं पता उसका मैकेनिज्म क्या है। आप लोग खाने का ऑयल यूज़ करते हो, सोयाबीन ऑयल, फल्ली का तेल, तो बेसिकली आपको नहीं पता कि उसके बिहाइंड क्या केमिस्ट्री है, ठीक है। उसके अलावा आप लोग वेजिटेबल्स को यूज़ करते हो, फ्रूट्स को यूज़ करते हो, फ्रूट्स का राइपनिंग देखते हो। तो ये सब चीज़ें जो होती है ऑटोमेटिकली नहीं होती, इनके पीछे कुछ ना कुछ केमिस्ट्री इन्वॉल्व होती है भाई, ठीक है ना। हर चीज़ के पीछे कुछ ना कुछ केमिस्ट्री होती है। तो हमारे रेगुलर लाइफ में हम लोग जितनी भी चीज़ों के साथ डील कर रहे हैं ना, सबके पीछे कुछ ना कुछ केमिस्ट्री है। लेकिन हम लोग वो सारी चीज़ों को ब्लाइंडली यूज़ करते हैं, हम लोग उसके पीछे की केमिस्ट्री देखते ही नहीं। जैसे आप अगर साबुन यूज़ कर रहे हो तो आप लोगों को बस बात करने से मतलब है, बातिंग हो गई, बाथिंग सोप से काम खत्म, सोप साइड में। आपने कभी सोचा ही नहीं कि जब आप सोप को पानी के अंदर में डालते हो बाथिंग के वक्त, तो बेसिकली वहाँ पे वो फोम कैसे जनरेट होता है, ठीक है, झाग कैसे जनरेट होता है, वो आपको नहीं पता। इन द सेम फैशन जब आप कपड़े धोते हो, मतलब कपड़ों को वॉश करते हो, तो डिटर्जेंट को पानी में डालते हो और उसको अच्छे से मिलाते हो, आपको नहीं पता कि डिटर्जेंट एक्शन क्या करता है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी है कि हम लोग हमारे लाइफ में यूज़ कर रहे हैं, बट वी डोंट नो द केमिस्ट्री बिहाइंड दैट। तो ये चैप्टर में यू आर गोइंग टू स्टडी ऑल द थिंग्स रिलेटेड टू योर डेली लाइफ इन विच केमिस्ट्री इज देयर, बट यू इवन डोंट नो द केमिस्ट्री। बट नो प्रॉब्लम, नो डाउट कि बेसिकली आपका यहाँ पे सारे चीज़ें एकदम बढ़िया तरीके से क्लियर हो जाएगी। यू विल गेटिंग ऑल दी क्लियर कट आइडिया ऑफ द केमिस्ट्री विच आर इन्वॉल्व इन योर डेली लाइफ, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ को। तो बेसिकली ये है आपका चैप्टर नंबर 16 केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। चैप्टर नंबर 16 केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, जिसको अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। चलिए देखते हैं। पहले कुछ इंट्रोडक्शन है, जो भी थ्योरी वाला पार्ट है मैं सब वो भी डिस्कस कराऊंगी, टेंशन मत लो। क्योंकि कुछ लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पे इतनी सारी थ्योरी है तो इतनी सारी थ्योरी तो मैम डिस्कस नहीं कराएगी, बट दिस इज़ नॉट गोइंग टू हैपन। मैं सारी थ्योरी भी आपकी डिस्कस करवाने वाली हूँ, ठीक है। चलिए देखते हैं। द लाइफ, द एटमॉस्फेयर, द अर्थ एंड यूनिवर्स ऑल हैव इवॉल्व्ड ओवर बिलियंस ऑफ ईयर्स टू द प्रेजेंट स्टेट। मतलब इसका मतलब ये हुआ भाई कि जो भी आपका लाइफ है, जो भी एटमॉस्फेयर है, जो भी अर्थ है, यूनिवर्स है, ये सब अभी इवॉल्व नहीं हुआ है। ये सब इवॉल्व होने को, मतलब अर्थ को जनरेट होने के लिए, अर्थ जो है उसको ओवर बिलियन ईयर्स हो चुके हैं। तो हमारी लाइफ को भी बिलियन ईयर्स हो चुके हैं, मतलब ह्यूमन बीइंग को बेसिकली। फिर अर्थ, एटमॉस्फेयर, यूनिवर्स, ये सब चीज़ों को इवॉल्व होने के लिए बिलियन ईयर्स हो चुके हैं, राइट। The evolution continues progress and accompanied by variety of chemical changes। अब आप लोगों ने ये देखा कि इवोल्यूशन जो है वो तो कंटिन्यूसली हो ही रहा है, एक के बाद एक चीज़ें आ रही है। तो इवोल्यूशन एक कंटिन्यूस प्रोसेस है और इवोल्यूशन में बहुत सारे केमिकल चेंजेस इवॉल्व है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि पहले हम लोग मंकी थे, फिर मंकी का धीरे धीरे इवोल्यूशन हुआ, पहले स्टोन एज मैन बने, फिर ह्यूमन बींग बना, तो धीरे धीरे इवोल्यूशन हुआ। वैसे सभी जगहों पर धीरे धीरे इवोल्यूशन हुआ, और ये जो इवोल्यूशन है कहीं ना कहीं यहाँ पे केमिकल चेंजेस इन्वॉल्व है, ठीक है। आगे देखते हैं। नेचुरल फिनोमिना सच एज वेदरिंग, लाइटनिंग, इरप्शन ऑफ वॉल्केनोज, फोटोसिंथेसिस, राइपनिंग ऑफ फ्रूट, फर्मेंटेशन, रिलीज ऑफ फ्रेगनेंस बाय ब्लूमिंग फ्लावर्स एंड मैनी अदर टेक्स अराउंड अस इन इंट्रिकेट केमिस्ट्री। मतलब बेसिकली आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा कि जैसे कुछ सालों पहले वॉल्केनोज इरप्शन हुआ है बहुत सारी जगहों पर, फ्लावर्स जो उसका बहुत ही अच्छा स्मेल आता है, फ्रूट्स जो होते हैं उनका बहुत अच्छा स्मेल आता है, बहुत अच्छा टेस्ट होता है,
फोटोसिंथेसिस होता है। तो ये जितनी भी प्रोसेस आपने आपके आजू बाजू में नेचर में हो रही है, बेसिकली यहाँ पे भी केमिस्ट्री ही इन्वॉल्व है। जैसे फ्लावर्स का स्मेल आपको बहुत अच्छा आता है, बेसिकली उसके पीछे भी कुछ केमिस्ट्री है कि आपको, आप फ्लावर के पास जाते हो तो आपको इतना अच्छा स्मेल क्यों आता है। फ्रूट्स जो होते हैं वो अपने आप हरे कलर से ग्रीन कलर के या हरे कलर से येलो कलर के कैसे होते हैं। जैसे आपने देखा होगा मैंगो को, तो मैंगो पहले कौन से कलर का होता है, ग्रीन, कच्चा मैंगो जिसको अपन लोग बोलते हैं कैरी, है ना। कैरी से फिर आपका क्या बनता है, कैरी से आपके बनते बड़े बड़े आम, है ना। तो वहाँ पे भी कहीं ना कहीं फ्रूट्स का राइपनिंग अपने आप नहीं होता है, वहाँ पे भी कुछ ना कुछ केमिस्ट्री इन्वॉल्व होती है। वैसे हर जगह पे कुछ ना कुछ केमिस्ट्री इन्वॉल्व होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। केमिस्ट्री इज इन्वॉल्व इन द वेराइटी ऑफ लाइफ प्रोसेस दोज ऑकर विद इन एंड अक्रॉस आवर बॉडी, राइट। ह्यूमन सिविलाइजेशंस इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड डिस्कवर्ड causes of various plant, animal and mineral product for benefits of human life. With the advent of modern science, scientists discovered the structure of various constituent chemicals in the natural materials. तो बेसिकली फ्लावर का खुशबू तो हमको बहुत अच्छे से आता है, लेकिन हम लोगों को ये नहीं पता कि फ्लावर के अंदर में बेसिकली ऐसा कौन सा कंपाउंड प्रेजेंट है जिसके वजह से ऐसा स्मेल आ रहा है। वी डोंट नो दैट। तो बेसिकली बहुत सारे साइंटिस्ट ने साइंटिफिक रिसर्च किया और अभी हम लोग को बहुत सारी चीज़ें पता है कि मेहंदी का कलर ऐसा क्यों होता है ना, लीव्स का कलर ग्रीन क्यों होता है, फ्लावर्स यही कलर क्यों दिखाते हैं, फ्लावर्स का स्मेल टिपिकल यही क्यों आता है, फ्रूट्स का टेस्ट ऐसा ही क्यों आता है। जैसे आपको नहीं पता था कि लेमन खट्टा है, ये सबको पता है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि लेमन में साइट्रिक एसिड प्रेजेंट है ना। आपको पता है कि दूध वाइट कलर का होता है, बट आपको ये नहीं पता कि दूध में लैक्टिक एसिड होता है। तो साइंटिस्ट जो थे उन्होंने बहुत अच्छी वाली डिस्कवरी की। मतलब अगर आप देखते हो तो कुछ रिसेंट ईयर्स में, मतलब आप देख सकते हो कि 1 लाख ईयर्स में अगर आप देखते हो ध्यान से, 1990 से लेके अभी 2000 तक के अच्छा खासा रिसर्च हुआ है साइंटिफिक इंडस्ट्री में, साइंटिस्ट लोगों के हेल्प से। और उन्होंने बहुत सारी नेचुरल चीज़ों के केमिकल कंपाउंड्स को, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को काफ़ी बढ़िया तरीके से डिस्कवर किया है। आगे बढ़ते हैं। सिंथेसिस ऑफ नेचुरल मॉलिक्यूल्स एंड न्यू मॉलिक्यूल्स विद द स्ट्रक्चरल वेरिएशन रिवोल्यूशनलाइज्ड मटेरियल आर यूज्ड इन द वर्क्स ऑफ ह्यूमन लाइफ। मतलब बेसिकली हमारी लाइफ में बहुत कुछ अच्छे तरीके से इवोल्यूशन हो रहा है। पहले जो आप थिंग्स यूज़ करते थे वो काफ़ी अलग थी और अब काफ़ी मॉडिफाइड थिंग्स आप यूज़ कर रहे हो। तो ये कहीं ना कहीं एक रिवॉल्यूशन ही है। जैसे पहले आप स्मार्टफोन यूज़ कर रहे थे, पहले आप नॉर्मल डब्बे वाले फ़ोन यूज़ करते जिसमें वो कीपैड था, और अभी स्मार्टफोन्स है। तो अच्छा खासा रिवॉल्यूशन हो रहा है, और आईपैड्स भी है ना। आगे बढ़ते हैं। द इन्फ्लुएंस इज सीन इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ बेसिक नीड्स। मतलब ये जो इवोल्यूशन है सिर्फ ये ह्यूमन बींग में नहीं हुआ, ह्यूमन बींग से एसोसिएटेड वो सारी चीज़ों के साथ हुआ जिनको ह्यूमन बींग यूज़ करता है। जैसे कि फूड, है ना, फूड में भी अच्छा खासा इवोल्यूशन हुआ है। पहले अगर आप देखते हो तो सिर्फ पुराने ज़माने के लोग बैलेंस डाइट को लेते थे, रोटी सब्जी दाल चावल। बट अगर अभी आप देखते हो तो वी हैव सो मच वेराइटी इन द फूड्स। नूडल्स और पास्ता तो है ही, लेकिन वी हैव सो मच वेराइटीज़ ऑफ फ्रूट्स, फूड। क्लॉथिंग भाई अभी तो देख लो, अलग अलग मॉडल को अलग अलग टाइप के वन पीस पहन के आ रहे हैं, कोई कुछ पहन के आ रहा है। तो पहले तो सिर्फ लोग साड़ी पहनते थे, साड़ी और ब्लाउज, दैट्स इट। बट अभी देखो ना, वी हैव सो मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉथ्स, variety of clothes are there, one piece is there, सलवार सूट is there, है ना, so many variety is there। so basically clothes में भी अच्छा खासा इवोल्यूशन हुआ है। शेल्टर मतलब होम जो भी है उसमें भी अच्छा खासा। नाउ वी हैव अ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। बट पुराने ज़माने में कैसे होते थे, वो गोबर के जो घर बने होते थे ना, काउडंग से जो घर, वो पुराने ज़माने के हट वगैरह होते हैं, झोपड़ी जैसा। लेकिन अब देखो वी हैव मल्टी स्टोरी बिल्डिंग कंटेनिंग 50 फ्लोर्स बिल्डिंग एंड ऑल, ठीक है, एंड बियॉन्ड दैट। मतलब बहुत सारी चीज़ों में अच्छा खासा रिवॉल्यूशन हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। इन दिस चैप्टर वी कंसिडर सम बेसिक एस्पेक्ट्स ऑफ फूड केमिस्ट्री। मतलब केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ तो वैसे तो बहुत सारी केमिस्ट्री है, लेकिन अगर इतनी सारी केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो ये पूरी बुक भी कम पड़ेगी। तो बेसिकली इस चैप्टर को ज़्यादा पेजेस में डिस्कवर उन्होंने नहीं किया है, लेकिन यहाँ पे अपन लोग कुछ ही पार्ट डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर में। तो पहली चीज़ है फूड केमिस्ट्री, जो इस चैप्टर में डिस्कवर मतलब अपन लोग स्टडी करने वाले हैं, वो है फूड केमिस्ट्री। सेकंड है मेडिसिनल केमिस्ट्री, मतलब मेडिसिन से रिलेटेड थोड़ी सी केमिस्ट्री, एंड केमिस्ट्री ऑफ क्लिनजिंग मटेरियल जैसे कि सोप, डिटर्जेंट, ये सब आप डिस्कस करोगे। तो आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा कि केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में आप 3 चीज़ों पर ज़्यादा स्टडी करने वाले हो, जो कि है फूड केमिस्ट्री, मेडिसिनल केमिस्ट्री एंड केमिस्ट्री ऑफ क्लिनजिंग मटेरियल। आगे बढ़ते हैं 16.1 की तरफ हम लोग मूव कर रहे हैं, बेसिक्स ऑफ फूड केमिस्ट्री। चलिए डिस्कस करते हैं। पूरा थ्योरी है इस चैप्टर में, बहुत कम पार्ट ऐसा है और बाकी पूरा पार्ट थ्योरेटिकल है, लेकिन आप टेंशन मत लो, सभी थ्योरी पार्ट को डिस्कस करूंगी। बेसिक्स ऑफ फूड केमिस्ट्री। फूड प्रोवाइड न्यूट्रिएंट, दीज आर यूज बाय द बॉडी एज द सोर्स ऑफ एनर्जी। जब भी आप खाना खाते हो, जब भी आप फूड को लेते हो, तो फूड आपके बॉडी को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है
है ना। न्यूट्रिएंट मतलब असेंशियल विटामिन्स, मिनरल्स, है ना, इसी के साथ साथ प्रोटीन्स, ये सब आपको फूड से मिलता है। और फूड जब आप खाते हो तो आपकी बॉडी को रिक्वायर्ड अमाउंट में प्रोटीन्स मिल गया, न्यूट्रिएंट्स मिल गया, विटामिन्स मिल गए, मिनरल्स मिल गए, तो अब बॉडी को एक एनर्जी मिल जाती है, फिर बॉडी आपकी वर्क कर सकती है। दिस न्यूट्रिएंट्स ऑल्सो रेगुलेट ग्रोथ, मेंटेन एंड रिपेयर बॉडी टिश्यूज। मतलब जो भी आप न्यूट्रिएंट लेते हो उसके वजह से आपका ग्रोथ होता है। जैसे कि ग्रोथ मतलब हर तरीके से ग्रोथ, माइंड का ग्रोथ बोलो, हाइट का ग्रोथ बोलो, बॉडी में अलग अलग हार्मोनल चेंजेस बोलो, वो डिपेंड करता है कि किस क्वालिटी का आप फूड लेते हो। ठीक है, फूड बहुत मैटर करता है। मेंटेन एंड रिपेयर बॉडी टिश्यूज़, बॉडी में बहुत सारे टिश्यूज़ होते हैं, तो अगर आप लोग देखते हो कि कुछ बॉडी के टिश्यूज़ जो होते हैं वो समय के साथ साथ डीके होना चालू होते हैं, तो उनके रिपेयरिंग के लिए आपको असेंशियल वो सारे फूड्स खाने चाहिए जो आपकी बॉडी को असेंशियल न्यूट्रिएंट, विटामिन्स, मिनरल्स प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। द न्यूट्रिएंट्स कंप्राइज कार्बोहाइड्रेट। तो बेसिकली जो न्यूट्रिएंट्स देखो उसमें होता क्या क्या है। कार्बोहाइड्रेट होता है, लिपिड्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स एंड वाटर। मतलब जो भी न्यूट्रिएंट आप लेते हो उसमें क्या क्या रहता है, उसमें कार्बोहाइड्रेट रहता है, लिपिड रहता है, प्रोटीन रहता है, विटामिन्स, मिनरल्स एंड वाटर्स। ग्रेन्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल प्रोवाइड कार्बोहाइड्रेट्स एंड विटामिन्स। ठीक है, तो जो भी ग्रेन्स है, फ्रूट्स है और वेजिटेबल्स है वो आपको कार्बोहाइड्रेट देते हैं, विटामिन देते हैं। ठीक है, मीट, फिश, एग एंड डेयरी प्रोडक्ट एंड पल्सेस प्रोवाइड प्रोटीन्स एंड विटामिन्स। तो आपको याद रखना है कि जो भी फूड ग्रेन्स है, जैसे कि आपका राइस हो गया या आपका वीट हो गया, गेहूँ चावल, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, ये आपको क्या देंगे, कार्बोहाइड्रेट्स और विटामिन्स। लेकिन जो भी मीट होता है, जो भी फिश होता है, एग्स होते हैं और डेयरी के प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे कि दूध, घी, है ना, दही और पल्सेस, मतलब ये आपकी सारी टाइप की दाल, मूंग दाल, तुअर दाल, चना दाल, ये सब आपको प्रोवाइड करती है प्रोटीन्स एंड विटामिन्स। लिपिड्स आर प्रोवाइडेड बाय वेजिटेबल ऑयल्स, डेयरी प्रोडक्ट्स एंड एनिमल फैट्स। मोस्ट न्यूट्रिएंट्स आर ऑर्गेनिक मैक्रोमोलिक्यूल्स। बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो जनरली ऑर्गेनिक मैक्रोमोलिक्यूल्स से ही बने होते हैं। ऑर्गेनिक मतलब जिनमें ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, मैक्रो मतलब बहुत बड़े साइज के मॉलिक्यूल्स। प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीमेरिक मटेरियल। प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो पॉलीमेरिक नेचर के होते हैं, क्योंकि वो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मैक्रो मॉलिक्यूल है। मैक्रो मतलब मॉलिक्यूल का साइज़ कैसा होगा, बहुत ही बड़ा होगा। तो बेसिकली वो एक कहीं ना कहीं पॉलीमर है, क्योंकि पॉलीमर जो होता है वो फॉर्म होता है जब मोनोमर एक दूसरे के साथ में कंबाइन होते हैं, मोनोमर एक दूसरे के साथ में जॉइन होते हैं, तो उससे आपका फॉर्म होता है पॉलीमर। तो बेसिकली जो भी आपके प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स है वो पॉलीमेरिक मटेरियल होते हैं। एज ए रिजल्ट ऑफ फूड डाइजेशन, द पॉलीमेरिक प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स ultimately break down into monomer, namely alpha amino acid and glucose under the influence of enzyme. अब जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोग अगर कोई भी चीज़ खाते हो, कोई भी चीज़ अगर खाते हो, ईट करते हो, तो बेसिकली फूड का डाइजेशन होता है हमारे बॉडी में। तो जो भी फूड का डाइजेशन हो रहा है तो होता क्या है, बेसिकली फूड का डाइजेशन होते वक्त जो भी एंजाइम होते हैं वो करवाते हैं फूड का डाइजेशन। आप खुद ही सोचो, आप खा रहे हो तो कोई भी चीज़ का डाइजेशन कैसे होगा, तो बेसिकली वहाँ पे एंजाइम्स वर्क करते हैं और वो एंजाइम्स करवाते हैं फूड का डाइजेशन। तो दिमाग में क्वेश्चन आता है कि फूड्स अगर एंजाइम्स अगर फूड का डाइजेशन करवा रहे हैं तो कैसे क्या करवा रहे हैं। तो बेसिकली एंजाइम क्या करते हैं, जो भी फूड में जो भी बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं उनको वो ब्रेक करते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट का कोई मॉलिक्यूल है तो उसको वो ब्रेक करेगा। ठीक है, इसी के साथ साथ अगर कोई प्रोटीन्स का बड़ा मॉलिक्यूल है तो उसको वो ब्रेक करेगा और उससे वो फॉर्म करता है अल्फा अमाइनो एसिड को। और फिर ये अल्फा अमाइनो एसिड जो होते हैं ये हमारे बॉडी में रिक्वायर्ड होते हैं। समझ में है? तो बेसिकली जो भी फूड हम खाते हैं एंजाइम्स हमारे बॉडी में उनका डाइजेशन करवाती है। कैसे करवाती है? वो प्रोटीन्स के बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को या वो कार्बोहाइड्रेट के बड़े बड़े बिग मैक्रो मॉलिक्यूल्स को वो ब्रेक करती है इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स इन द फॉर्म ऑफ अल्फा अमाइनो एसिड्स। कुकिंग मेक्स फूड ईजी टू डाइजेस्ट। अगर आप नॉर्मल कोई भी फूड खाते हो तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए बहुत टाइम लगता है ना। जैसे आप देखते हो, अगर सपोज आप बैंगन को ले लो, तो अगर आप पूरा बैंगन ब्रिंजल खाने लगेंगे तो भाई वो चबाते चबाते बहुत पूरी आपकी ये निकल जाएगी, हवा निकल जाएगी। लेकिन वही अगर बैंगन की आपने सब्जी बना ली, ठीक है, और तो वो बैंगन बेक हो गया। अब वो बैंगन बेक हो गया मतलब आपने उसको कुकिंग कर दिया, तो अब वो बैंगन को आप इजीली खा सकते हो, है ना। तो कुकिंग के वजह से क्या होता है, कुकिंग के वजह से आप किसी भी चीज़ को इजीली लेके उसको बढ़िया तरीके से डाइजेस्ट कर सकते हो। इसलिए बोलते हैं कि अनकुक फूड खाने से बेटर है कि आप कुक फूड खाओ। चलिए आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग द कुकिंग प्रोसेस हाई पॉलीमर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स आर हाइड्रोलाइज्ड टू स्मॉलर पॉलीमर्स।
बेसिकली कुकिंग प्रोसेस के वक्त होता क्या है, जो भी बड़े बड़े पॉलीमर्स है, हाई पॉलीमर्स जो है कार्बोहाइड्रेट्स के, प्रोटीन्स के, उनका हाइड्रोलिसिस होता है स्मॉलर पॉलीमर्स में, ठीक है। इसीलिए अपना काम इजी हो जाता है, क्योंकि बड़े पॉलीमर्स जो है उनको स्मॉलर पॉलीमर में कन्वर्शन हो रहा है जब आप कुकिंग करवा रहे हो, तो उसकी वजह से वो काम आपका इजी हो जाता है डाइजेशन का। द अनकुक्ड फूड मिक्सचर डिस्क्राइब एज हेट्रोजीनियस सस्पेंशन becomes a colloidal matter on cooking. Because of smaller size of resulting constituent nutrient molecules, cooked food is easier to digest than uncooked food. तो कुक फूड जो होता है वो ईजियर होता है डाइजेस्ट करने में। रीज़न ये है क्योंकि अगर आप अनकुक फूड लेते हो, मतलब ऐसा फूड जिसको आपने गैस नहीं लगाई है, जिसके ऊपर कुकिंग नहीं किया है, डायरेक्टली उसको खा रहे हो, तो उसमें मॉलिक्यूल का साइज़ बहुत बड़ा है, ठीक है। तो बेसिकली आप उसको डाइजेस्ट करने के लिए आपको बहुत एनर्जी लगेगी। बट अगर वही फूड को आपने कुक कर दिया, बेक कर दिया, या तो उसको अब वो मॉलिक्यूल जो है वो छोटा हो गया, तो मॉलिक्यूल का साइज़ छोटा हो गया, तो अब आप उसको इजीली डाइजेस्ट कर सकते हो, ठीक है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं 16.1.2 की तरफ, जो कि है फूड क्वालिटी केमिस्ट्री। चलिए डिस्कस करते हैं फूड क्वालिटी केमिस्ट्री क्या होता है। Quality of food is an important aspect of food chemistry. Food quality is described in terms of parameters such as flavor, smell, texture, color and microbial spoilage. मतलब बेसिकली जो भी फूड की क्वालिटी होती है वो डिपेंड करती है उसके फ्लेवर के ऊपर में, कि फूड के अंदर से कितना अच्छा स्मेल आ रहा है और फूड के अंदर का टेस्ट कैसा है ना। स्मेल भी बहुत मैटर करता है। इसी के अलावा टेक्सचर, फूड का टेक्सचर कैसा है, जैसे कि कलर, माइक्रोबियल स्पॉइलेज और फ्लेवर। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, अब राइस दो टाइप के होते हैं। पहला राइस होता है जो आपको कंट्रोल के शॉप से मिलता है, वो काफ़ी सस्ता होता है, वो बेसिकली आपको मिलेगा 5 या 10 रुपये किलो, ठीक है। मुझे तो लगता है 5 रुपये किलो ही आपको चावल मिलता है कंट्रोल की दुकान से, आपको मतलब लोगों को। और सेकेंड रहता है आपका श्रीराम चावल, या तो आप ले लो काली मुछ चावल, जिसको आप किन्नौर चावल भी बोलते हो, या तो श्रीराम चावल लो। उसका प्राइस आपको रहेगा लगभग 50 रुपीज़ पर केजी। 50 रुपीज़ केजी श्रीराम का है, और सेकंड कंट्रोल से जो राइस मिलता है वो 5 रुपीज़ केजी है। तो अब आप बताओ प्राइस में कितना फ़र्क है। श्रीराम चावल का प्राइस है 50 रुपीज़ पर केजी, और आपके कंट्रोल से जो राइस मिलता है उसका प्राइस है 5 रुपीज़ पर केजी। डिफरेंस कितना है? लगभग 10 गुना फ़र्क है ना। तो आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा दोनों ही चावल है, लेकिन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जो भी आपका श्रीराम चावल रहता है या कोई भी चावल लो, उसका साइज़ देखो कितना लंबा लंबा रहता है, ग्रेन का साइज़ काफ़ी लंबा होता है ना। बट वही अगर आप कंट्रोल का राइस लेते तो वो टूटा फूटा होता है। सेकेंड थिंग, जो भी आपका काली मूछ चावल है उसके अंदर से अलग ही स्मेल आता है, या जो भी आपका श्रीराम चावल है अच्छा ही स्मेल आता है, बट कंट्रोल के चावल में वो स्मेल नहीं आएगा। तीसरी थिंग, अगर आप कंट्रोल के चावल इतने भी खाते हो तो भी आपको इतना सा भी प्रोटीन नहीं मिलने वाला, बट अगर आप काली मूछ चावल या श्रीराम चावल इतना सा भी खाएंगे तो आपको इतना प्रोटीन मिलेगा। तो फ़र्क आता है प्राइस में। हम लोग सोचते हैं कि हमारा पेट भर गया, लेकिन अगर आप कंट्रोल का राइस खाते हो या आप कोई सस्ता वाला राइस खाते हो तो इतना राइस भी खाएंगे तो आपको प्रोटीन इतना सा ही मिलेगा। बट अगर आपने श्रीराम चावल खाते हो आप, या आप किन्नौर के काली मूछ चावल खाते हो, तो इतना राइस खाने के बाद भी आपको प्रोटीन उस लेवल का मिलता है। तो डिपेंड करता है प्रोटीन के लेवल पर। फिर इसी के साथ साथ आप देखो, अगर आप कंट्रोल का राइस बनाते हो तो वो शाम को ख़राब हो जाएगा। अगर आपने सुबह बेक किया है तो वो शाम को ख़राब हो जाएगा। मतलब उसके अंदर में माइक्रोबियल एक्टिविटी जो है वो काफ़ी वीक है, मतलब माइक्रोब से लड़ने की जो शक्ति है वो उसमें बिल्कुल ही नहीं है, ठीक है। क्योंकि उसमें वैसे ही क्वालिटी के पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइज़र का यूज़ करते हैं वो। अगर चीज़ सस्ती है तो फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड भी काफ़ी उसमें हल्के वाले यूज़ किए जाते हैं, जिसकी वजह से आपने अगर उसको सुबह बनाया तो वो शाम को ख़राब हो जाएगा। बट वही अगर आप मैं काली मूछ चावल की बात करूँ या श्रीराम चावल की बात करूँ, तो अगर आप उसको सुबह बनाते हो तो वो दूसरे दिन भी शाम तक अच्छे रहते हैं, क्योंकि उनमें माइक्रोबियल एक्टिविटी जो होती है वो बहुत अच्छी होती है। माइक्रोबियल एक्टिविटी मतलब ही क्या होती है? ऐसी एक्टिविटी, ऐसा उसके अंदर स्ट्रेंथ माइक्रोब से लड़ने का कि वो उसको इजीली डिग्रेड नहीं कर सकते। तो देखो वही वाली चीज़ है कि जो भी फूड की क्वालिटी होती है वो डिस्क्राइब होती है इन टर्म्स ऑफ पैरामीटर सच एज फ्लेवर, मतलब खाने का टेस्ट, स्मेल भी अलग ही आती है, टेक्सचर, उसका साइज़ देख के आप पहचान लेते हो, कलर भी अलग ही आता है, एंड माइक्रोबियल स्पॉइलेज मतलब वही माइक्रोब से लड़ने का स्ट्रेंथ, ठीक है। तो ये मैंने आपको बहुत बेटर तरीके से समझाया, दो टाइप के राइस को कंसिडर करके, किन्नौर काली मूछ या श्रीराम, और सेकेंड है आपका कंट्रोल का राइस। चलिए आगे बढ़ते हैं। एंजाइम्स आर प्रेजेंट नेचुरली इन ऑल फूड। एंजाइम्स नेचुरली प्रेजेंट होते हैं सारे फूड्स में। क्वालिटी ऑफ फ्रूट्स food changes on shelving mostly due to enzyme action, chemical reaction with the environment and the action of microorganisms. Some of these effects are beneficial, for example setting of milk into curd,
एंड रेजिंग फ्लोर डफ टू मेक ब्रेड। तो बेसिकली आप लोगों ने यहाँ पे क्या देखा कि जब भी मिल्क का आप सेटिंग करवाते हो तो वो कर्ड में कन्वर्ट होता है, मतलब दही में कन्वर्ट होता है। मिल्क का फटना को ही आप लोग क्या बोलते हो, सेटिंग ऑफ मिल्क, उसको बोलते हो कर्ड। सेकेंड है रेजिंग फ्लोर डफ टू मेक ब्रेड, मतलब जो भी आपका आटा होता है वो बेसिकली कैसा होता है, वो रेज होता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि अगर आप इडली का घोल भिगाते हो तो इडली का घोल आप भिगा के रखते हो, एक दिन पहले बनाते हो। ऐसा तो नहीं ना कि आपको आज इडली बनाना है तो आपने अभी उसको पीसा और अभी उसको भिगा के रख दिया, ऐसा नहीं। अगर आपको इडली सपोज मुझे आज बनानी है तो मैं परसों के दिन चावल को धोऊंगी, फिर कल के दिन मैं चावल को पीसूंगी और आज मैं इडली बनाऊंगी, ऐसा रहता है। रीज़न ये है कि अगर आप इडली के घोल को पहले भिगा देते हो तो फिर क्या होता है, वो 24 आवर्स या 12 आवर्स में वो सेट मतलब ऊपर आता है ना। उसको अपन लोग क्या बोलते हैं, रेजिंग फ्लोर बोलते हैं। मतलब बेसिकली वो जो आटा है वो फूगता है, फिर आप उसमें सोडा वगैरह डालते हो और उसको बनाते हो। तो रेजिंग फ्लोर डफ टू मेक ब्रेड, तो ब्रेड जो होता है वो भी वैसे ही बनता है। जो फ्लोर होता है आटा उसको भिगा के रखते हैं और फिर वो रेज होता है और ब्रेड बनते हैं। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि आपके मिल्क से कर्ड बन रहा है, मतलब दूध से दही बन रहा है। और आपके जो भी फ्लोर होता है, जो भी आटा होता है, चावल का आटा या गेहूँ का आटा, वो ऊपर आता है। फिर आप इडली बनाते हो, डोसे बनाते हो, ढोकले और ब्रेड बनाते हो। तो यहाँ पे बेसिकली कौन काम कर रहा है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ये काम अच्छा है, मतलब आप ऐसा बोल सकते हो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म सारे ही खराब नहीं है। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपकी चीज़ों को ख़राब तो कर रहे हैं, लेकिन कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपके लिए हेल्पफुल भी है। जैसे कि वो मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, लैक्टोबैसिली होता है। सेकेंडली यहाँ पे आपका जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वर्क कर रहा है, जो फ्लोर डफ को ऊपर तक लेके जा रहा है, वो वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही है। मोस्ट चेंजेस ब्रॉट अबाउट बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड इंटरेक्शन विद द एनवायरमेंट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ आर केमिकल, अभी अपन डिस्कस कर रहे हैं प्रॉब्लम 16.1 को। हाउ आर द केमिकल रिएक्शंस ऑफ फूड स्टफ विद द एनवायरमेंट कंट्रोल ड्यूरिंग स्टोरेज। चलिए सुनते हैं। प्राइमरली वो आपको पूछ रहा है कि हाउ आर द केमिकल रिएक्शंस ऑफ फूड स्टफ विद द एनवायरमेंट कंट्रोल्ड ड्यूरिंग स्टोरेज। मतलब वो आपको ये बोल रहा है कि जैसे आपकी सपोज तुअर दाल है, तो तुअर दाल तो सपोज ठंडी के सीजन में बहुत अच्छी होती है। ठंडी के सीजन में तुअर दाल हुई, अब तुअर दाल में से वो तुअर के फल्ली में से आपने तुअर के दाने निकाल लिए, लेकिन वो जो तुअर के दाने हैं ना, वो तो 1 महीने के अंदर भी खराब हो जाएंगे। 6 दिन, मैं तो बोलूँगी वो 15 दिन में पूरे ख़राब हो जाएंगे। लेकिन आपको पूरे ईयर तक की तुअर दाल खाने मिलती है, जबकि उसकी फसल पूरे साल भर नहीं होती, कुछ लिमिटेड टाइम के लिए होती है। पूरे साल भर होती है क्या, नहीं होती। जैसे आप बटाने की फली ले लो, तो बटाना फली जो होती है बेसिकली वो भी ठंडी में अच्छा खासी होती है, बट फिर पूरे सीजन उसका ग्रोथ नहीं होता, बहुत बहुत कम होता है। गर्मी में और बारिश में उसका ग्रोथ बहुत कम रहता है, लेकिन ठंडी में बटाना फली और तुअर फली बहुत होती है, बहुत उगती है खेत में, खेत मतलब खेत में ठीक है, तो खेत में वो बहुत ज़्यादा होती है। तो बेसिकली आप लोगों ने यहाँ पे क्या देखा कि लेकिन आपको पूरे लाइफ टाइम पूरा ईयर तक के तुअर दाल खाने मिलती है, और बटाने जो भी होते हैं वो भी आपको अच्छे खाने मिलते हैं। रीज़न क्या है, रीज़न ये है क्योंकि आप उसको वहाँ पे स्टोर करके रखते हो, क्योंकि उसके ऊपर तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्ट कर सकते हैं, लेकिन अपन उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म के एक्शन से बचाते हैं और उस चीज़ को पूरा ईयर तक के स्टोर करके रखते हैं, है ना। तो यही रीज़न है, वो आपको ये पूछना चाहता है कि कैसे क्या आप किसी भी फूड स्टफ को एनवायरमेंटली कंट्रोल करते हो स्टोरेज के थ्रू। ठीक है, चलिए। प्राइमरली द ऑक्सीजन एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन एयर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एडवर्स इफेक्ट ऑन स्टोर्ड फूड। ठीक है, द एक्सपोजर ऑफ स्टोर्ड फूड टू एटमॉस्फेयर इज मिनिमाइज बाय स्टोरिंग दैम इन एयर टाइट कंटेनर, इवैक्यूएशन और फिलिंग द कंटेनर विद नाइट्रोजन गैस। मतलब अगर आपने किसी भी फूड को स्टोर करके रखा है तो वो फूड के चांसेस है कि वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाए, या आप किसी चीज़ को अगर खुला रख दो तो वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ जाता है, एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में आ जाता है और वो चीज़ उसको ख़राब कर देती है, वो नरम हो जाती है। मुरमुरे को बाहर रखो या आप चूड़े को बाहर रखो, कुछ समय के बाद वो पूरा नरम हो जाएगा, क्योंकि उसका कांटेक्ट किसके साथ में हुआ, एनवायरनमेंट पे प्रेजेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और ऑक्सीजन के साथ में, जिसने उस चूड़े को पूरा चिमा दिया, उस मुरमुरे को पूरा चिमा दिया, उस चिप्स को पूरा चिमा दिया, है ना। तो बेसिकली करते क्या है हम लोग, अगर हमको बचाना है एनवायरनमेंट के कॉन्टेक्ट से, तो आप उसको एयर टाइट कंटेनर में रखते हो। तो एयर टाइट कंटेनर में अंदर एयर नहीं जा पाती है, तो वो चीज़ आपकी डिग्रेड नहीं होती है। या तो आप कोई कंटेनर ऐसा लो जिसमें नाइट्रोजन गैस फिलअप हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन डिक्रीजेज विद द लोअरिंग ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, तो बेसिकली जैसे जैसे आप टेम्परेचर को कम करते हो तो केमिकल रिएक्शन जो है उसका रेट डिक्रीज हो जाता है। मतलब कोई भी चीज़ सपोज लेटेस्ट से मैं बोल दूँ चावल है, सपोज राइस है, तो ये जो राइस है ये सपोज 4-5 घंटे में ख़राब हो जाएंगे।
क्योंकि नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे खतरनाक वाली केमिकल रिएक्शंस होती है, जिसके वजह से वो जो चावल है वो 4 या 5 घंटे में पूरी तरीके से ख़राब हो जाएंगे। लेकिन अब अगर मुझे उसको ख़राब नहीं होने देना है तो मैं क्या करूँगी, मैं उसको रख दूँगी रेफ्रिजरेटर में। अगर हम किसी भी चीज़ को फ्रीज में रख देते हैं या रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं तो उसका टेम्परेचर कैसा होता है, उसका टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा कम होता है। और अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम रहेगा तो बेसिकली क्या होगा, जो भी आपका केमिकल रिएक्शन का रेट है वो स्लो हो जाता है। तो आपको याद रखना है कि अगर टेम्परेचर रूम टेम्परेचर है तो केमिकल रिएक्शन बहुत तेज़ी के साथ होता है, बहुत फास्ट होता है, जिसकी वजह से चीज़ें बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। बट अगर आप वही चीज़ को फ्रीज में रख दो जहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम है तो आपका केमिकल रिएक्शन का रेट भी कैसे रहता है, बहुत ज़्यादा कम रहता है और चीज़ें उतनी जल्दी ख़राब नहीं होती। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दस रेफ्रिजरेशन इज यूजफुल फॉर कंट्रोलिंग द केमिकल रिएक्शन ऑफ फूड स्टफ विद एनवायरमेंट। द रिएक्शंस ऑफ फूड स्टफ विद एनवायरमेंट आर कैटलाइज्ड बाय एंजाइम ड्यू टू बॉइलिंग। द एंजाइम बिकम्स डीनेचुरेटेड एंड द रिएक्शंस आर कंट्रोल। आप लोगों ने ये भी देखा होगा, अगर आपके सपोज घर में मिल्क है तो मिल्क को आप 2 तरीके से बचा सकते हो। पहला तरीका ये है कि आप उसको फ्रीज में रख दो तो वो मिल्क जो होगा वो डिकम्पोज नहीं होगा, उसमें केमिकल रिएक्शंस फास्टली नहीं होंगी और वो मिल्क 2-3 दिन तक चलेगा अगर आप उसको फ्रीज में रखते हो तो। बट अगर वही आपने मिल्क को बाहर रख दिया तो वो तो भाई 4-5 घंटे में फट जाएगा। लेकिन अगर उसको फ्रीज में रखा तो वो 2-3 दिन तक के चलेगा क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर कम रहेगा। अब देखो क्या होता है, सेकेंड तरीका ये है, अगर सपोज घर में फ्रीज ही नहीं है और आपको दूध कम से कम 2 दिन तक चलाना है तो कैसे चलाएंगे, आप उसको बहुत हाई टेम्परेचर पे बॉईल करो। अगर आप उसी दूध को, उसी मिल्क को अगर बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे उबाल लेते हो तो उसके अंदर के जितने भी आपके एंजाइम्स है वो डीनेचुरेट हो जाते हैं और फिर भी रिएक्शन कंट्रोल हो जाती है। मतलब अगर दूध को बचाना है तो पहला तरीका है तो फ्रीज में रखने के बाद में उसके अंदर के जो भी केमिकल रिएक्शन है वो काफ़ी स्लो होंगी और वो ख़राब नहीं होगा 2-3 दिन तक। लेकिन अगर घर में फ्रीज नहीं है तो एक और तरीका क्या है कि आप उसको बहुत हाई टेम्परेचर पे गैस पे अच्छे से उबाल लो, तो उसके अंदर के जितने भी एंजाइम्स हैं उनका डीनेचुरेशन हो जाएगा, मतलब वो डीनेचुरेट हो जाएंगे, वो मर जाएंगे और उसके बाद में फिर आपकी वो मिल्क जो है वो ख़राब नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फूड प्रिजर्वेशन एंड फूड प्रोसेसिंग मेथड्स एम एट प्रिवेंशन ऑफ अनडिजायरेबल चेंजेस एंड अटेम्प्ट अबाउट डिजायरेबल चेंजेस इन फूड। द फॉलोइंग केसेस इलस्ट्रेट सम एस्पेक्ट्स ऑफ फूड के क्वालिटी एंड अंडरलाइंग केमिस्ट्री। चलिए डिस्कस करते हैं। चलिए तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं सम एस्पेक्ट्स ऑफ फूड क्वालिटी एंड अंडरलाइन केमिस्ट्री को। तो बेसिकली जो सम एस्पेक्ट्स है फूड क्वालिटी एंड अंडरलाइन केमिस्ट्री, उसमें टोटल आपके 5 टाइप की चीज़ें जो आपको स्टडी करना है। तो पहले अपन लोग देख लेते हैं चार्ट, फिर अपन लोग वो सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे 1 बाय 1। क्योंकि अगर मैं आपको डायरेक्टली पढ़ाना चालू कर देती हूँ, चार्ट नहीं बताती हूँ, तो उसका नुकसान ये है कि आप लोग को आइडिया नहीं लगेगा कि बेसिकली उसमें कौन सी चीज़ें आपको स्टडी करना है, कौन सी चीज़ें उसके अंदर में आती है। इसलिए पहले अपन लोग चार्ट को डिस्कस करते और उसके बाद में फिर 1 बाय 1 वो सारी चीज़ों को अपन लोग स्टडी करेंगे। चलिए देखते हैं उस पर्टिकुलर से चार्ट को। तो सबसे पहली और सबसे काम की चीज़ जो है वो है सम एस्पेक्ट ऑफ फूड क्वालिटी एंड अंडरलाइंग केमिस्ट्री। सम एस्पेक्ट ऑफ फूड क्वालिटी एंड अंडरलाइंग केमिस्ट्री। इसमें सबसे पहली चीज़ जो आपको स्टडी करना है ना वो है ब्राउनिंग ऑफ कट फ्रूट्स और वेजिटेबल्स। ये पहली चीज़ आपको डिस्कस करना है इसमें। सेकेंड चीज़ आपको डिस्कस करना है रैंसिडिटी ऑफ ऑयल्स एंड फैट्स। थर्ड चीज़ डिस्कस करना है सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड एंड ट्रांस फैट। उसके बाद में आपको डिस्कस करना है ओमेगा 3 फैटी एसिड। उसके बाद में आपको डिस्कस करना है एंटीऑक्सीडेंट एज ए फूड एडिटिव।
तो इतनी चीज़ें आपको डिस्कस करना है इस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर में, जो कि है सम एस्पेक्ट्स ऑफ फूड क्वालिटी एंड अंडरलाइंग केमिस्ट्री। इसमें आपको इतनी सारी चीज़ें करना है डिस्कस, ठीक है। चलिए अपन लोग सारी चीज़ों को करते हैं वन बाय वन डिस्कस। सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे ब्राउनिंग ऑफ कट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को, और उसके बाद में आगे की सारी चीज़ों को अपन लोग डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं ब्राउनिंग ऑफ कट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स क्या कहता है। चलिए एक बार अपन लोग आ जाओ सारे के सारे पेज नंबर 262 पर। तो पेज नंबर 262 को अगर आप ध्यान से देखते हो तो यहाँ पे आपको दो टाइप की चीज़ें दिख रही है। पहले कुछ थ्योरी दिख रही है, फिर आपको रिएक्शन दिख रही है। तो पहले अपन लोग वो थ्योरी को डिस्कस करते हैं और फिर अपन लोग वो रिएक्शन को देख लेंगे। चलिए देखते हैं ब्राउनिंग ऑफ कट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की थ्योरी को पहले डिस्कस करते हैं। व्हेन फ्रूट सच एज बनाना, बनाना मतलब क्या होता है, केला। एप्पल मतलब सेब, और वेजिटेबल सच एज पोटैटो मतलब आलू। बॉटल गार्ड आर पील्ड एंड स्लाइस्ड सूनर और लेटर दे टर्न ब्राउन। मतलब आप लोगों ने देखा होगा कि जब आप एप्पल को रखते हो, है ना, तो बोलते हैं ना कि एप्पल जब भी खाना हो तो समय पे काट के खाओ। अगर आप एप्पल को काट के रख देते हो तो कुछ समय के बाद वो जो एप्पल का सरफेस है वो ब्राउन कलर का हो जाता है। या कुछ समय के बाद अगर आपने बनाना को काट के रखा है तो बनाना पूरा ब्राउन कलर का हो जाएगा। तो आप लोगों ने ये देखा कि अगर आप सब्जी को काट के रखते हो, या आप आलू को काट के रखो, या आप बैंगन को काट के रखो, तो कुछ समय के बाद वो पूरा ब्राउन कलर का हो जाता है। तो आप लोगों को देखना है कि ये ऐसा क्यों होता है। क्यों बैंगन अगर काट के रख दिया जाए तो कुछ समय के बाद ब्राउन हो जाता है, क्यों आलू ब्राउन हो जाता है, क्यों सेब को काटने के बाद वो कुछ समय के बाद ब्राउन होता है, क्यों बनाना को मतलब केले को काटने के बाद कुछ समय के बाद वो ब्राउन कलर का हो जाता है। अपन लोग सोचते कि ये केला खराब हो गया। अरे भाई वो वैसा नहीं है, वहाँ पे कुछ ना कुछ केमिस्ट्री हुई है, वहाँ पे कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शन हुई है। तो चलिए अपन लोग डिस्कस करते हैं कि बेसिकली वहाँ पे केमिकल रिएक्शन कौन सी हुई है, या बेसिकली वहाँ पे ऐसी क्या केमिस्ट्री इन्वॉल्व है जिसके वजह से एप्पल को काटने के बाद कुछ समय के बाद वो अपने आप ब्राउन हो गया। जादू थोड़ी हुआ, मैजिक थोड़ी हुआ, कुछ ना कुछ तो केमिस्ट्री इन्वॉल्व है। चलिए डिस्कस करते हैं कि केमिस्ट्री क्या इन्वॉल्व है। कटिंग एक्शन डैमेज द सेल्स रिजल्टिंग इन रिलीज ऑफ केमिकल्स। मतलब जब आप चाकू से उस चीज़ को काटते हो, है ना, नाइफ से उस चीज़ को काटते हो किसको काटते हो भाई, आप लोग काटते हो एप्पल को, बनाना को। तो बेसिकली होता क्या है, जितने भी सेल्स वहाँ पे होते हैं ना, वो सब सेल्स मर जाते हैं। वो सब सेल्स जो होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं। अब सेल्स अगर डैमेज हो गए, या सेल्स जहाँ से आपने काटा अगर वहाँ के सेल्स मर जाए, तो वो केमिकल्स को रिलीज़ करना चालू करते हैं। ठीक है। विद द पीएच प्रिवेलिंग इन द फ्रूट वेजिटेबल द पॉलीफिनॉल रिलीज आर ऑक्सीडाइज्ड विद ऑक्सीजन इन एयर ओइंग टू द एक्शन फॉर्म एंजाइम टू फॉर्म क्विनोन। ठीक है। चलिए अपन लोग बेसिकली डिस्कस करते हैं कि यहाँ पे होता क्या है। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखो क्या देखा, ज़रा ध्यान देना, ध्यान से इस चीज़ को समझना तो आपको समझ में आएगी। सपोज़ मैंने सेब लिया, सपोज़ ये है मेरा एप्पल, मैंने यहाँ पे लिया। ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने भाई एप्पल को यहाँ से काटा। अगर मैं एप्पल को कट करती हूँ तो एप्पल के दो हिस्से हो गए। ये है मेरे एप्पल का पहला पीस और ये है मेरे एप्पल का सेकंड पीस। अब क्या हुआ, एप्पल के अंदर में बहुत सारे सेल्स थे, तो यहाँ के जितने भी सेल्स थे ना, यहाँ के पूरे सेल्स जो थे वो डैमेज हो गए। यहाँ के जो भी सेल्स थे ना, यहाँ के जो भी सेल थे एप्पल के सरफेस पे, जब मैंने उस एप्पल को कट किया तो एप्पल के सरफेस पे जो भी सेल्स थे वो सारे सेल्स अब डैमेज होना चालू हो गए। तो वो जो सारे के सारे सेल्स है वो एंजाइम को लिबरेट करना चालू करते हैं। ठीक है। वो रिलीज़ करेंगे आपके केमिकल्स को। तो बेसिकली ये जो सेल है इसके अंदर में एप्पल के सरफेस पर और एप्पल के अंदर में वो डैमेज होना चालू हो गए, क्योंकि मैंने उसको काटा तो वो सेल्स डैमेज हुए। तो अब ये जो सेल्स है ये सेल रिलीज़ करते हैं आपके केमिकल्स को, और जो केमिकल्स वो रिलीज़ करते हैं उसका नाम होता है पॉलीफिनॉल। तो आपको यहाँ पे क्या याद रखना है, आपको यहाँ पे ये याद रखना है भाई कि जो भी आपके सेल्स होते हैं वो रिलीज़ करते हैं पॉलीफिनॉल को। इसका नाम होता है पॉलीफिनॉल। इसको पॉलीफिनॉल इसलिए बोलते हैं क्योंकि अगर बेंजीन रिंग पे एक OH ग्रुप होता है, तो आप लोग उसको फिनॉल बोलते हो। बट वही अगर बेंजीन रिंग पे 2 OH ग्रुप आ गए, मतलब OH ग्रुप का अमाउंट बढ़ गया, तो बेसिकली आप इसको क्या बोलेंगे, आप इसको बोलेंगे पॉलीफिनॉल। ठीक है। तो अगर एक OH ग्रुप है तो फिनॉल, बट अगर फिनॉल पे OH ग्रुप का अमाउंट बढ़ जाता है तो वो आप उसको बोलेंगे पॉलीफिनॉल। तो जब आपने सेब के सरफेस को काटा या जब आप एप्पल के सरफेस को काटते हो तो वहाँ के सेल्स जो है वो डैमेज हो जाते हैं, और फिर ये जो सेल्स है ये रिलीज़ करते हैं केमिकल को,
और कौन सा केमिकल वो रिलीज करते हैं? पॉलीफिनॉल। अब देखो क्या होता है, ये जो पॉलीफिनॉल है ना, ये पॉलीफिनॉल ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है। ये जो ऑक्सीजन का कांटेक्ट है ये होता है फ्रॉम एनवायरनमेंट। मतलब आपके एनवायरनमेंट में आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा कि ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। तो ये जो पॉलीफिनॉल है, मतलब जो केमिकल जो वो मरे हुए सेल्स, वो डैमेज सेल्स रिलीज कर रहे हैं, वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है और उससे देखो क्या होता है, ये रिएक्शन होती है इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम। एंजाइम के प्रेजेंस में रिएक्शन होती है और यहाँ पे आपका फॉर्म होता है क्विनोन। इस चीज़ को आप लोग क्या बोलते हो? इस चीज़ को आप लोग बोलते हो क्विनोन। आपको यहाँ पे ड्रॉ करते वक्त एक चीज़ बहुत अच्छे से याद रखना है कि कभी भी अगर आप बेंजीन रिंग के अंदर में डबल बॉन्ड निकालते हो तो अल्टरनेट पोजीशन का निकालना है। जैसे डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, इसे फैशन में। अब यहाँ पे देखो, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। अब यहाँ भी डबल है, यहाँ भी डबल है, तो ये वाला डबल बॉन्ड काय में कन्वर्ट हो गया? सिंगल में। तो देखो, डबल, सिंगल, डबल, सिंगल, डबल, सिंगल, डबल, सिंगल। तो इसी फैशन में आपको उसको लिखना है। अब कुछ समय के बाद बेसिकली क्या हुआ कि सेल्स जो डैमेज हुए उन्होंने एक केमिकल को रिलीज़ किया जिसका नाम था पॉलीफिनॉल। वो एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में आया, उन्होंने एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन की और एंजाइम के प्रेजेंस में वहाँ पे क्या बना? वहाँ पे आपका बनता है क्विनोन। अब देखो क्या होगा, कुछ समय के बाद ये जो क्विनोन है ना, ये क्विनोन कन्वर्ट हो जाता है टैनिन में। और ये टैनिन बेसिकली देखो होता क्या है, ब्राउन कलर्ड प्रोडक्ट होता है। टैनिन जो होता है ये होता है ब्राउन कलर्ड प्रोडक्ट। मतलब कुछ समय के बाद जो भी आपका क्विनोन होता है वो उसका पॉलीमराइजेशन होता है। कुछ समय के बाद क्विनोन का पॉलीमराइजेशन होता है और उससे क्या फॉर्म होता है? उससे फॉर्म होता है टैनिन। और जो टैनिन होता है बेसिकली वो ब्राउन कलर का प्रोडक्ट होता है। ठीक है, तो इस टाइप से आपकी ये वाली रिएक्शन होती है और इसी तरीके से आपका जो एप्पल का सरफेस है वो कुछ समय के बाद में ब्राउन हो जाता है। क्योंकि जो भी सरफेस है, एप्पल बोलो, केला बोलो या कोई भी चीज़ ले लो, आप उसको काटते हो तो जो भी सेल्स है वो डैमेज होते हैं, वो कोई केमिकल को रिलीज करते हैं जिसका नाम है पॉलीफिनॉल। पॉलीफिनॉल एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में आता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, उसका ऑक्सीडेशन होता है इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, क्विनोन में कन्वर्ट होता है। क्विनोन का कुछ समय के बाद पॉलीमराइजेशन होता है और वो टैनिन में कन्वर्ट होता है और टैनिन ब्राउन कलर का होता है। ठीक है, तो इस टाइप से आपके फ्रूट्स ब्राउन कलर के हो जाते हैं। तो ये हुआ आपका ब्राउनिंग ऑफ कट फूड और वेजिटेबल्स। ठीक है, तो अभी अपन लोगों ने डिस्कस किया सबसे पहला एस्पेक्ट जो कि था ब्राउनिंग ऑफ कट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो यहाँ पे ये एंड होता है और फिर अपन लोग देख रहे हैं अपने नेक्स्ट वाले एस्पेक्ट को, जो कि है रेंसिडिटी ऑफ ऑयल्स एंड फैट्स। मतलब जब आप ऑयल को यूज़ करके बाहर रख देते हो तो आप लोगों ने सुना होगा कि ऑयल रेंसिड हो जाता है ना। तो ब्राउनिंग ऑफ कट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स तो अपन ने डिस्कस कर लिया। अब अपन डिस्कस करते हैं रेंसिडिटी ऑफ ऑयल एंड फैट्स को। उससे पहले ले लो आप लोग इस पार्ट का स्क्रीनशॉट। चलिए अब डिस्कस करते हैं आपके सेकेंड वाले पार्ट को, जो कि है रैंसिडिटी ऑफ ऑयल और फैट्स। मतलब ऑयल और फैट्स में रैंसिडिटी जो होती है वो क्या होती है वो अपन लोग डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं। बेसिकली रिएक्शन को पढ़ाने से पहले यहाँ पे कुछ थ्योरी दे रखी है। अगर आप लोग पेज नंबर 262 पर आते हो तो पेज नंबर 262 पे पहले कुछ थ्योरी दी है और थ्योरी के बाद में रिएक्शन दी है, राइट। तो पेज नंबर 262 पर पहले अपन लोग वो थ्योरी को डिस्कस करते हैं और फिर रिएक्शन को देखेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ऑन कीपिंग फॉर लॉन्ग टाइम ऑयल एंड फैट्स डेवलप एन अनप्लेजेंट और रेंसिड स्मेल एंड डिसएग्रीबल टेस्ट। मतलब आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा कि बेसिकली आप लोग अगर ऑयल को बहुत लंबे समय तक रख दो, चाहे खुला रखो चाहे बंद करके रखो किसी कंटेनर में, तो कुछ समय के बाद वो जो ऑयल है वो ख़राब होना चालू हो जाता है, रैंसिड होना चालू हो जाता है और उसका टेस्ट जो होता है ना वो भी बराबर नहीं आता है। इसलिए आप लोगों को सभी लोग हम लोगों ने देखा होगा कि आपके घर में अगर तेल का डब्बा लाते होंगे सपोज, तो तेल का डब्बा एक समय पे एक ही लाते हैं, एक साथ कभी 5-6 डब्बे लाके नहीं रखते। रीज़न ये है, ऐसा मत सोचना कि कुछ समय के बाद तेल महंगा हो जाएगा तो पहले ही मैं 5-6 डब्बे अपने घर में लेके आ जाता हूँ तेल के पीपे। भाई टीन के पीपे की बात कर रही हूँ मैं, जिसमें 15 लीटर तेल होता है। अगर आप बहुत सारे डब्बे घर में ला के रखेंगे तो भले वो क्लोज है, भले आपने उसको खोले नहीं है, लेकिन वो अपने आप ही रैंसिड होना चालू हो जाएंगे और वो जो तेल है ना उसका कलर येलो कलर से वो ऑरेंज होना चालू हो जाएगा। मतलब वो जो कलर है जो येलो कलर का होता है
जब वो रैंसिड होने लगता है तो वो जो तेल है उसका येलो कलर वाला जो कलर होता है वो ऑरेंज कलर में कन्वर्ट होना चालू होता है, डार्क ऑरेंज होना चालू हो जाता है। वो जो तेल है उसमें से काफ़ी गंदी स्मेल आने लगती है, काफ़ी ख़राब स्मेल आने लगती है। और अगर आप ज़बरदस्ती उस तेल के अंदर सब्जी या कुछ पकौड़े वगैरह तल रहे हो तो बड़ा ही ख़राब स्मेल आएगा, उसका बड़ा ही ख़राब टेस्ट भी आएगा। इसलिए बोलते हैं कि आप लोगों ने देखा होगा कि सभी के घर में अगर टीन का पीपल लाते भी है तेल का तो वो एक समय पे 1 या 2 ही लाते, उसके ऊपर नहीं लाते। क्योंकि अगर 5-6 पीपे ला के रख दिए ना तो कुछ समय के बाद में वो तेल रैंसिड हो जाएगा, जिससे उसका कलर ऑरेंज कलर का हो जाएगा, जिससे उसका स्मेल बहुत बेकार आएगा और जिससे उसका टेस्ट तो भाई सबसे ख़राब आएगा, क्योंकि वो तेल रैंसिड हो जाता है। कैसे होता है वो अपन रिएक्शन के थ्रू डिस्कस करने वाले। लेकिन याद रखना कि कभी भी अगर आप तेल का पीपा घर में लाते हो तो एक समय पे 1 या 2 ही लाओ, उससे ज़्यादा मत लाओ, अदरवाइज़ वो अपने आप ख़राब होता है। जब वही भली उसको बंद करके रखो, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। फैट्स एंड ट्राइस्टर्स। फैट्स आर ट्राइस्टर्स ऑफ फैटी एसिड, लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड ग्लिसरॉल. Once one causes rancidity is release of fatty acid produced during hydrolysis of fat brought about by water present in food. मतलब बेसिकली क्या होता है, जो भी आपके फैट्स हैं उनका हाइड्रोलिसिस होने लगता है। कि अगर मैं बात करती हूँ तो बेसिकली आपके जो ऑयल होते हैं उसी में क्या होता है, उसी में फैटी एसिड होता है। तो आपको याद रखना है कि ऑयल के अंदर में होता क्या है, ऑयल के अंदर में होता है फैटी एसिड। अब देखो कैसे क्या वो कन्वर्ट होता है। देखो सबसे पहले मैं ऑयल को लूँगी, तो आपको याद रखना है कि ऑयल मतलब बेसिकली होता क्या है। ज़रा ध्यान से देखना इधर। सबसे पहले अपन ऑयल को लेते हैं। ऑयल का स्ट्रक्चर देखो कैसे होता है। ये होता है आपके ऑयल का स्ट्रक्चर। इसी को आप लोग फैट भी बोल सकते हो, इसी को आप लोग फैटी एसिड्स भी बोल सकते हो, इसी को आप लोग ट्राइग्लिसराइड भी बोल सकते हो। मतलब आप लोगों ने यहाँ पे क्या देखा कि ये जो है ना, इसको आप लोग ऑयल भी बोलते हो, फैट भी बोलते हो, फैटी एसिड भी बोलते हो, और इसी को आप लोग ट्राइग्लिसराइड भी बोलते हो। अब देखो होता क्या है, मैं इसके अंदर ना बेसिकली वाटर को डालने वाली हूँ। पहले अपन रिएक्शन को देखते हैं, उसके बाद में मैं आपको समझाऊंगी कि क्या होगा। तो वाटर में तो 2 टाइप की चीज़ें होती है, एक होता है H और दूसरा होता है OH, ठीक है। वाटर में बेसिकली आपकी 2 टाइप की चीज़ें होती है, एक होता है H और एक होता है OH। अब ज़रा इधर ध्यान से देखना, अगर मैं 3 वाटर लेती हूँ तो देखो रिएक्शन कैसे होंगी। ये वाला जो बॉन्ड है ना, ये बॉन्ड कट जाता है, एक तरफ जाएगा OH, एक तरफ जाएगा H, एक तरफ जाएगा OH, एक तरफ जाएगा H, OH और H। तो यहाँ पे आप लोगों ने क्या देखा कि जब भी आप फैटी एसिड को लेते हो, मतलब ही ऑयल को लेते हो, मतलब ही फैट्स को लेते हो, मतलब ही ट्राइग्लिसराइड को लेते हो। क्योंकि बेसिकली ऑयल जो होता है वही आपका फैट है, वही आपका फैटी एसिड है और वही आपका ट्राइग्लिसराइड है, ग्लिसरॉल होता है ना उसमें। तो बेसिकली अगर आप ध्यान से देखते हो तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो ग्लिसरॉल है, ये जो ऑयल है, ये जो फैट है, ये तेल के अंदर प्रेजेंट होता है। अब अगर तेल जो है ना वो अपने आप ही हाइड्रोलाइज होना चालू होता है, क्योंकि वो एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में कहीं ना कहीं आ ही रहा है। तो आप लोग सोच लोगे तेल का डब्बा तो बंद है, लेकिन भाई बाउंड्री से बराबर वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होना चालू होता है। मतलब ही वो अब उसका क्या हो रहा है, उसका हाइड्रोलिसिस हो रहा है, क्योंकि इसकी रिएक्शन हो रही है वाटर के साथ में। मतलब कहीं ना कहीं आप उसका हाइड्रोलिसिस करवा रहे हो। तो हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या होता है, हाइड्रोलिसिस का मतलब वाटर मॉलिक्यूल का ब्रेकिंग होता है इनटू H और OH। तो बेसिकली हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या होता है, हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है वाटर मॉलिक्यूल का ब्रेकिंग इनटू H और OH। तो अब देखो क्या हुआ, H और OH, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, एक तरफ OH एक तरफ H, OH H OH H, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि बेसिकली रिएक्शन कैसे क्या हो रही है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे हाइड्रोलिसिस हो रहा है, और ये जो हाइड्रोलिसिस है ये हो रहा है इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम। ये अपने आप भी होना चालू हो जाता है, ठीक है। चलिए देखते हैं कि बेसिकली ये हो कैसे कैसे रहा है। जरा ध्यान देना, यहाँ पे आपको दिख रहा है CH2, यहाँ पे आपको दिख रहा है CH और यहाँ पे आपको दिख रहा है CH2। अब ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, तो ये CH2 से कौन सा ग्रुप जुड़ रहा है, OH। ये CH से कौन सा ग्रुप जुड़ रहा है, OH। और ये CH2 से कौन सा ग्रुप जुड़ रहा है, OH।
ठीक है। तो आप लोगों ने यहाँ पे क्या देखा भाई, आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा कि जो भी आपका ये वाला कंपाउंड था इसमें ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, एक तरफ OH एक तरफ H, तो ये CH2 से ज्वाइन हो रहा है OH, ये CH से ज्वाइन हो रहा है OH, और ये CH2 से ज्वाइन हो रहा है OH। मतलब आपका ये वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब आपको ये वाला पार्ट लिखना है, ठीक है। और देखो क्या बन रहा है, यहाँ आपको दिख रहा है R1, जैसा दिख रहा है वैसा लिखो। यहाँ आपको दिख रहा है C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे आपको दिख रहा है ऑक्सीजन, और ये ऑक्सीजन से कौन ज्वाइन हो रहा है, हाइड्रोजन, ठीक है। इसी के साथ में देखो और क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है आपको R2 में भी दिख रहा है C डबल बॉन्ड O, फिर आपको दिख रहा है ऑक्सीजन, और ये ऑक्सीजन से कौन ज्वाइन हो रहा है, हाइड्रोजन, ठीक है। आगे देखते हैं, फिर आपको दिख रहा है R3, फिर आपको दिख रहा है C डबल बॉन्ड O, ये C डबल बॉन्ड O से आपको दिख रहा है ऑक्सीजन, और ये ऑक्सीजन से कौन ज्वाइन हो रहा है, हाइड्रोजन, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों ने क्या देखा कि यहाँ पे बन रहा है ग्लिसरॉल, और ग्लिसरॉल के साथ में यहाँ पे आपका बन रहा है फ्री फैटी एसिड, जिसकी वजह से आपका जो तेल है वो रैंसिड होना चालू हो जाता है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के साथ में अलग अलग हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। यहाँ पे ये कंबाइन फॉर्म में, तो इसको आप बोलते हो ऑयल और फैट्स। लेकिन ये ऑयल और फैट जो है ये एनवायरनमेंट के कॉन्टैक्ट में आता है, तो इसका क्या होता है, हाइड्रोलिसिस होता है। मतलब वाटर के कॉन्टैक्ट में आता है, मतलब ही मॉइस्चर के कॉन्टैक्ट में आता है, तो उसका हाइड्रोलिसिस होता है। हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल का ब्रेकिंग इन H और OH और एडिशन होगा, तो ये बॉन्ड में भी, ये में भी, ये में भी, और यहाँ पे ये वाला कंपाउंड बनता है, और ये वाला, ये कंपाउंड है ग्लिसरॉल, और इसको बोलते हैं फ्री फैटी एसिड। चलिए अब बाकी इन्फॉर्मेशन को जो यहाँ पे दिए वो हम लोग पढ़ लेते हैं। मैंने आपको थोड़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन दी, फिर मैंने आपको रिएक्शन समझाया, अब अपन थोड़े से मैकेनिज्म को यहाँ पे जो दिया है वो समझ रहे। पेज नंबर 262 पे नीचे में, और पेज नंबर 263 में थोड़ा ऊपर साइड में आपको कुछ कंसेप्ट दे रहा है, वो अपन लोग पढ़ लेते हैं। द हाइड्रोलिसिस ऑफ फैट ऑकर्स रैपिडली इन प्रेजेंस ऑफ सर्टन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड इज एन एंजाइम कैटेलाइज्ड रिएक्शन, ठीक है। ये जो हाइड्रोलिसिस हो रहा है ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, माइक्रोब्स के प्रेजेंस में होता है, और ये एंजाइम के प्रेजेंस में भी हो रहा है, ठीक है। रैंसिडिटी ऑफ मिल्क एंड बटर इज ड्यू टू रिलीज ऑफ 4, 6 and 8 कार्बन फैटी एसिड, ब्यूटानोइक एसिड, हेक्सानोइक एसिड, ऑक्टेनोइक एसिड ऑन हाइड्रोलिसिस। तो कुछ समय के बाद में अगर आप देखते हो तो दूध जो होता है वो खट्टा होना चालू हो जाता है, मतलब दूध जो है वो फट जाता है। रीज़न क्या है, क्योंकि दूध में भी ऑयल होते हैं, फैट होते हैं, दूध में भी तो फैट होता है ना, अपन बोलते हैं ना कार्बोहाइड्रेट फैट, तो दूध में भी ऑयल और फैट होता है ना, क्योंकि दूध से ही घी बनता है, तो घी भी कहीं ना कहीं क्या है, फैट है। तो घी क्या अपने आप बना क्या, नहीं, घी बनता है दूध से, मतलब मिल्क से आपका घी बनता है। अब घी में फैट है, ऑयल में फैट है, तो दूध में भी तो फैट होगा ही ना, तभी जाके तो वो उससे घी बना। तो मिल्क जो होता है उसमें फैट होते हैं। अब ये जो फैट होते हैं ये एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में आते हैं, इनका हाइड्रोलिसिस होता है, और फिर वहाँ पे क्या जनरेट होता है, फ्री फैटी एसिड, जिसके वजह से दूध जो होता है वो कुछ समय के बाद में खट्टा हो जाता है, मतलब फट जाता है। बटर भी कुछ समय के बाद में ख़राब हो जाता है, और ऑयल भी कुछ समय के बाद में क्यों ख़राब होता है, क्योंकि वहाँ पे फ्री फैटी एसिड जनरेट होता है। चॉकलेट डेवलप्स ऑयली और फैटी फ्लेवर ड्यू टू द रिलीज ऑफ पाल्मिटिक, स्टेरिक एंड ओलिक एसिड ऑन हाइड्रोलिसिस। आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा कि जो भी आप चॉकलेट्स रखते हो, अगर सपोज आपने कैडबरी ली, डेयरी मिल्क ली, ठीक है, तो डेयरी मिल्क आप खा लो और कुछ समय के बाद उसको ऐसे रख दो, फ्रीज में रख दो, तो फ्रीज में भी वो कुछ समय के बाद पूरी ख़राब होना चालू हो जाती है। रीज़न ये है कि जो डेयरी मिल्क है उसके अंदर भी हम लोग मिल्क का यूज़ कर रहे हैं, या हम लोग मिल्क पाउडर का यूज़ कर रहे हैं उसको बनाने के लिए, या चॉकलेट के भी अंदर में हम लोग मिल्क तो डालते ही है। तो जब आप मिल्क का यूज़ कर रहे हो तो होता क्या है, वो जो मिल्क है उसके अंदर में फैटी एसिड होता है, फैट होता है, वो फैट का हाइड्रोलिसिस होता है, और वहाँ पे भी फैटी एसिड बनता है, जिसकी वजह से चॉकलेट भी कुछ समय के बाद में पूरी, देखो कैसी वो अलग ही स्टिकी ऑयली नेचर की होती है, समझ जाना कि ये चॉकलेट ख़राब हो गई। आगे देखते हैं, लोरिक एसिड ऑन हाइड्रोलिसिस गिव ए सोपी फ्लेवर टू कोकोनट ऑयल। तो आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा कि अगर आप कोकोनट ऑयल की बात करते हो, है ना, पैराशूट की अगर आप बात कर रहे हो, तो कुछ समय के बाद उसमें सोपी फ्लेवर आपको आने लगेगा, क्योंकि वो ख़राब हो जाता है। आगे देखते हैं, द सेकेंड कॉज ऑफ रैंसिडिटी ऑफ ऑयल एंड फैट्स इज ऑक्सीडेशन बाय मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन इन एयर। सेकेंड कॉज ये है कि ऑक्सीडेशन भी होता है, उसकी वजह से भी होता है। पहला कॉज है हाइड्रोलिसिस होता है, जिसकी वजह से फ्री फैटी एसिड जनरेट होता है। सेकेंड कॉज है ऑक्सीडेशन होता है उसका फ्रॉम दी मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन जो प्रेजेंट होता है आपके एनवायरनमेंट में। मैनी वेजिटेबल ऑयल्स हैव वन और मोर कार्बन डबल बॉन्ड इन दी फैटी एसिड पार्ट ऑफ देयर स्ट्रक्चर।
दीज आर कॉल्ड एज मोनो और पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स। अब फैट्स में तो बेसिकली दो टाइप है, पहला होता है आपका सैचुरेटेड फैट और सेकंड होता है आपका अनसैचुरेटेड फैट। तो अनसैचुरेटेड फैट में क्या होता है, आपके कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन होते हैं, क्योंकि अनसैचुरेशन में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो अनसैचुरेटेड फैट में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है। और अनसैचुरेटेड फैट में और दो वेराइटी होती है जिसका नाम है मोनो अनसैचुरेटेड फैट और पॉली अनसैचुरेटेड फैट। आगे बढ़ते हैं। द अनसैचुरेटेड फैट मॉलिक्यूल्स break down during the oxidation and form volatile aldehyde and carboxylic acid which give unpleasant rancid taste and this is called as oxidative rancidity। तो ये तो हुआ हाइड्रोलिसिस वाली रेंसिडिटी। और मैंने आपको और क्या बताया, पहला तरीका है कि हाइड्रोलिसिस होगा, उसके वजह से फ्री फैटी एसिड जनरेट होगा और कोई भी ऑयल, मिल्क या चॉकलेट रैंसिड हो जाती है। लेकिन अब मैंने आपको क्या बताया कि सेकेंड तरीका ये है रैंसिड होने का, ऑक्सीडेशन। अगर मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के साथ में वो थिंग जो है वो एनवायरनमेंट में अगर कांटेक्ट में आ जाती है तो वो कंपाउंड का ऑक्सीडेशन हो जाएगा और ऑक्सीडेशन की वजह से भी वहाँ पे रैंसिडिटी डेवलप होती है। तो कैसे होती है ज़रा उसको देख लेते हैं। बेसिकली वो जो कंपाउंड होता है उसका ब्रेकिंग होता है ऑक्सीडेशन जब होता है तो वहाँ पे फ्री अल्डेहाइड और फ्री कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप जनरेट होते हैं जिसकी वजह से आपको टेस्ट रैंसिड आने लगता है और उस प्रोसेस को आप ऑक्सीडेटिव रैंसिडिटी बोलते हो। ऑक्सीडेटिव रैंसिडिटी इसलिए बोलते हो क्योंकि यहाँ पे जो रैंसिडिटी है वो ऑक्सीडेशन के वजह से हो रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉज बाय फ्री रेडिकल रिएक्शन इनिशिएटेड बाय लाइट, फोटो ऑक्सीडेशन और कैटलिस्ट बाय आइदर एंजाइम और मेटल आयंस। ठीक है, पॉली अनसैचुरेटेड ऑयल्स कंटेनिंग ग्रेटर नंबर ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एंड यूजुअली बिकम रैंसिड वेरी क्विकली। हाई टेम्परेचर इंक्रीजेज द रेट ऑफ एयर ऑक्सीडेशन ऑफ अनसैचुरेटेड फैट्स। Extensive oxidation can leads to some polymerization with consequent increase in viscosity and browning। तो कुछ समय के बाद में जो तेल होता है वो ब्राउन होना चालू हो जाता है और काफ़ी ऐसा स्टिकी विस्कस नेचर का जाड़ा होना चालू हो जाता है। रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि अगर उसका एक्सटेंसिव ऑक्सीडेशन हो गया तो वो तेल काफ़ी विस्कस बन जाएगा, काफ़ी जाड़ा बन जाएगा और उसका ब्राउनिंग होना स्टार्ट हो जाता है। राइट, तो यहाँ पे आपका ख़त्म होता है रैंसिडिटी ऑफ ऑयल एंड फैट वाला पार्ट। इस पार्ट का ले लो स्क्रीनशॉट पहले तो। ठीक है, तो अभी आप लोगों को समझ में आया बेसिकली कि यहाँ पे कैसे कैसे होता है कि ये देखो कितना सही चीज़ है। हम लोग हमेशा से देखते हैं कि सेब को काटने के बाद सेब ब्राउन कलर का होता है, बट कभी भी हमको पता नहीं होता कि उसके पीछे क्या केमिस्ट्री। तो आज आपको समझ में आया कि जो सेल्स होते हैं वहाँ के वो डैमेज होते हैं। डैमेज सेल्स से बेसिकली एक केमिकल रिलीज होता है जिसका नाम है पॉलीफिनॉल। पॉलीफिनॉल जो होता है उसका ऑक्सीडेशन होता है और वो कन्वर्ट हो जाता है आपके क्विनोन में। क्विनोन जो होता है फिर उसका पॉलीमराइजेशन होता है कुछ समय के बाद में और वो क्या फॉर्म करता है, टैनिन। और वो टैनिन होता है ब्राउन कलर का करके। केला जो होता है, बनाना, एप्पल या बहुत सारे वेजिटेबल्स जब आप कट करते हो कुछ समय के बाद में वो ब्राउन कलर के होते हैं। कितनी सही केमिस्ट्री थी, ऐसी केमिस्ट्री तो कभी सोची नहीं थी, बट लगा ना इंटरेस्टिंग। फिर सेकंड पार्ट मैंने आपको ये बताया कि ऑयल बहुत ज़्यादा घर में लाके मत रखो क्योंकि ऑयल का रैंसिडिटी हो जाता है। रैंसिडिटी मतलब उसका टेस्ट ख़राब होता है, उसका स्मेल ख़राब होता है और उसका कलर भी पूरा चेंज हो जाता है और बहुत ही ख़राब स्मेल आता है। रीज़न क्या है, और रैंसिडिटी दो तरीके से हो सकती है। पहला तरीका है ऑक्सीडेटिव रैंसिडिटी और सेकंड तरीका क्या होता है, सेकंड तरीका होता है आपका हाइड्रोलिसिस वाली रैंसिडिटी। ऑक्सीडेटिव रैंसिडिटी में क्या होता है, बेसिकली उस चीज़ का ऑक्सीडेशन होता है और फिर वहाँ पे आपकी रैंसिडिटी डेवलप होती है। रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि वहाँ पे फ्री फैटी एसिड जनरेट होता है। फिर मैंने आपको बताया ये तो हुआ हाइड्रोलिसिस वाली रैंसिडिटी जिसमें कोई भी ऑयल या फैट हाइड्रोलिसिस होता है और फ्री फैटी एसिड जनरेट होता है। तो ये हुआ आपका हाइड्रोलिसिस वाली रैंसिडिटी। फिर मैंने सेकंड टाइप क्या बताया, सेकंड टाइप एक और ये है कि ऑक्सीडेटिव रैंसिडिटी भी होता है जिसमें बेसिकली किसी भी कंपाउंड का ऑक्सीडेशन होता है और उससे भी रैंसिडिटी जनरेट होती है। तो उस टाइप की रैंसिडिटी का नाम क्या होता है, ऑक्सीडेटिव रैंसिडिटी। ठीक है, ऑक्सीडेटिव रैंसिडिटी का भी वही नतीजा है ऑयल और फैट्स का जो भी होता है वो सब कुछ। ठीक है, तो अपन लोगों ने इतना पार्ट डिस्कस किया। इसके जो आगे का पार्ट है सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड एंड ट्रांस फैट, अगर मैं अभी वो स्टार्ट करती हूँ तो लगभग मुझे 15 मिनट लगेंगे। तो वी विल स्विच दिस पर्टिकुलर टॉपिक इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच।